So hello class 12th. I hope you all are good and doing well. So आज हम अपना पार्ट टू करने वाले हैं स्टाफिंग का और हम पार्ट टू स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट से. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले. सो हमारे दो टाइप्स के फाइनेंशियल पेमेंट्स के प्लान होते हैं. एक होता है टाइम बेस्ड वेज प्लान एंड अदर इज परफॉर्मेंस बेस्ड वेज प्लान. टाइम बेस्ड कौन सा होता है कि आपको वीकली या मंथली जैसे सैलरी मिलती है ना नॉर्मल वैसे मिलती रहेगी कि हर मंथ के 10 को मिल जाएगी या 1 को मिल जाएगी, इतने को मिल ही जाएगी. मंथली, वीकली, डेली और एनुअली या लेबर को जैसे डेली मिलती है ऐसे. दूसरा आता है परफॉर्मेंस बेस्ड वेज प्लान कि आप जितनी अच्छी परफॉर्मेंस करोगे उसके हिसाब से आपकी कंपनसेशन भी ज्यादा होगी. नेक्स्ट आते हैं फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डिजाइन ऑफ एनी प्लान. ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप सिर्फ एक रीड लगाकर छोड़ सकते हैं. नेक्स्ट इज देयर आर थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग. ये हमारा आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक. अब सिर्फ हमने ये तीन टॉपिक्स पढ़ने हैं, थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग, और फिर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. इन तीनों को बहुत ही डिटेल में पढ़ना है. रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, देन लास्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले कंपोनेंट से विच इज रिक्रूटमेंट, जो हम लास्ट पार्ट में भी पढ़ के आए हैं कि क्या रिक्रूटमेंट होता क्या है. इट मींस इंड्यूसिंग पीपल टू अप्लाई फॉर द वेकेंट जॉब पोजीशन. ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंड्यूस करना, उनको मोटिवेट करना ताकि वो हमारी वेकेंट जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारी चॉइस हो बेस्ट एम्प्लॉय, बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए. The recruitment function is very important because the result of the recruitment function is receiving large number of applications to make selections from, and it is a positive process. जो मैंने आपको बताया भी था, सिलेक्शन एक नेगेटिव है और रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है. ये पॉजिटिव प्रोसेस क्यों है? एज इट सीक्स टू attract suitable applicants to apply for the available job in the organization. There is no rejection in this process. That's why इसको एक पॉजिटिव प्रोसेस कहा जाता है. जो रिक्रूटमेंट है उसके दो सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन या केस स्टडी आती ही आती है. फर्स्ट आते हैं हमारे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में आता है कि हमें अपने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही अपनी वेकेंट जॉब को फिल करना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे एक स्कूल की प्रिंसिपल रिटायर हो रही हो, तो नेक्स्ट प्रिंसिपल कौन आती है? जो वाइस प्रिंसिपल होता है वही आ जाती है. सो इट इज इंटरनल रिक्रूटमेंट की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर से ही रिक्रूटमेंट कर ली. पर अगर हमने कोई नई प्रिंसिपल रिक्रूट करनी होती तो उसको हम एक्सटर्नल सोर्स के अंदर लेते. सो वेकेंट जॉब पोजीशन आर फिल्ड बाय इंड्यूसिंग द एक्सटेंट एम्प्लॉयज. एक्सटेंट नहीं, एग्जिस्टिंग होगा गाइस, यहाँ पर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज आएगा. एंड नो आउटसाइडर्स आर परमिटेड इन द इंटरनल सोर्सेज. इंटरनल रिक्रूटमेंट के भी दो मेथड्स है, ट्रांसफर एंड प्रमोशन. दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें. पहला आता है हमारा ट्रांसफर. ट्रांसफर क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कोई भी बैंक है और उसकी 3 या 4 से ब्रांचेस है. अगर उसकी एक ब्रांच में कोई वेकेंट जॉब पोजीशन है और हमारे एक दूसरी ब्रांच में कोई ज्यादा एम्प्लॉयज है जो कि हमें जिनकी जरूरत नहीं है, सो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक एम्प्लॉय को अपनी दूसरी ब्रांच पर ट्रांसफर कर सकते हैं. सेम डिपार्टमेंट में उसकी कोई प्रमोशन या पे वगैरह इंक्रीज नहीं होगी, उसका सेम रैंक रहेगा, सेम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी. जस्ट उसका एक डिपार्टमेंट, उसकी ऑर्गेनाइजेशन चेंज हुई है, एक ब्रांच से दूसरी सिर्फ ट्रांसफर हुई है. सो इट इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, one department to another, or from one shift to another without a substantive change in the responsibilities and status of the employees. उसकी responsibility और status में कोई भी change नहीं आता है. Transfer is a good source of filling the vacancies for employees from the overstaffed department. अगर तो overstaffed है तो ये transfer बहुत ही एक अच्छा source रहता है. It is practically a horizontal movement क्योंकि सिर्फ इधर से इधर ही ट्रांसफर हो रहे हैं, कोई नया नया नहीं हम रिक्रूट कर रहे हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट में इधर उधर ट्रांसफर कर रहे हैं. सो इट इज अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. जॉब ट्रांसफर्स आर आल्सो हेल्पफुल इन अवॉइडिंग टर्मिनेशन. अगर हम टर्मिनेशन करते हैं तो जॉब ट्रांसफर्स, अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो वो
टर्मिनेशन को भी अवॉइड करता है। कैसे कि हमारे एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड रहेंगे कि हम हमें जितना काम मिल रहा है वो हम कर पा रहे हैं, ना ही वो ओवरबर्डन है, ना ही वो अंडरबर्डन है, प्रॉपर स्टाफ है हमारे पूरे मैनेजमेंट में। एंड ऑल्सो हेल्पफुल इन रिमूविंग इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवेंसेस। ट्रांसफर कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर ट्रेनिंग एम्प्लॉयज इन लर्निंग डिफरेंट जॉब्स। ट्रांसफर से एक एम्प्लॉयज नई स्किल्स भी सीखते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाकर दूसरे एनवायरनमेंट में भी अडॉप्ट होते हैं और वहां का भी काम अच्छी तरह से सीख पाते हैं। ये था हमारा ट्रांसफर। और दूसरा इंटरनल सोर्स आता है प्रमोशन। सो व्हाट इज प्रमोशन? प्रमोशन की एक एम्प्लॉय को शिफ्ट करना हायर लेवल पर, हायर लेवल की पोजीशन पर, लाइक दिस। So promotion refers to shifting an employee from one job position to another with a higher level of authority. सिर्फ authority नहीं increase होती, उसकी salary, उसकी compensation, responsibility, उसके पास जो powers होती है वो increase होती है. So in promotion, the authority carrying higher responsibilities, facilities, status and pay. It is a vertical shift of employees, क्योंकि एक employee ऊपर जा रहा होता है, ऊपर उसकी हायर डिग्री हो रही होती है, सो इट इज अ वर्टिकल शिफ्ट. दिस प्रैक्टिस हेल्प्स टू इम्प्रूव द मोटिवेशन, लॉयल्टी एंड सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज. फॉर एग्जाम्पल, जब हम क्लर्क को अकाउंटेंट की पोस्ट पर रखते हैं, वाइस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल की पोस्ट पर रखते हैं, ये हमारे आते हैं प्रमोशन के अंदर. नेक्स्ट हमारे आते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. अब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से नहीं कर रहे, अगर हमारे पास ज्यादा स्टाफ ही नहीं है, सो इस या फिर हमें फ्रेश टैलेंट चाहिए, इसमें हमें फिर एक्सटर्नल सोर्सेज की जरूरत पड़ती है. और ये 10 टोटल सोर्सेज हैं जो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में से एक ना एक केस स्टडी तो पक्का आती है. सो व्हेन कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर इनवाइटेड टू फिल द वेकेंट जॉब पोजीशन, then it is known as external recruitment. जब when an organization needs a manpower requirement from outside the organization, then it is external recruitment. Whenever a large number of jobs are vacant, जब ज्यादा vacant होते हैं, हम internal sources यूज कर सकते हैं थोड़ी एम्प्लॉयज के लिए, एक या दो या मैक्सिमम 5-10 के लिए भी. पर इतनी ज्यादा जब हमें लार्ज नंबर पर जरूरत होती है एम्प्लॉयज की, तब हम इंटरनल सोर्सेज पर रिलाई नहीं कर सकते, तब हमें एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की जरूरत पड़ती है. अब हम एक एक करके जो कॉमन मेथड्स हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के उसको रीड करेंगे. फर्स्ट आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एक सबसे सिंपल मेथड है एक्सटर्नल सोर्स का. ये किसके लिए होता है कि थोड़े अनस्किल्ड या अनएजुकेटेड पीपल के लिए. जैसे कि समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन पेस्ट नोटिस एट द गेट ऑफ देयर ऑफिस और फैक्ट्री स्टेटिंग द वीकेंड जॉब पोजीशन, की हमारे पास ये सिंपल एक गेट पर वो पेपर लगा देते हैं, ये लिखे कि जॉब की रिक्वायरमेंट है इतने के लिए. The people who are interested in those jobs can walk in for an interview. This method of external recruitment is most suitable for unskilled, not skilled, unskilled conditions के लिए ये बहुत बढ़िया रहती है, जैसे कि स्वीपर या पियोन एक्सेट्रा. दिस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इज इनएक्सपेंसिव. इसमें कोई एडवर्टीजमेंट का खर्चा भी नहीं हो रहा होता है, जस्ट मैसेज को पेस्ट करना होता है गेट के आउटसाइड पर. एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग द वैकेंसीज. सो ये था हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सबसे सिंपल प्रोसेस. नेक्स्ट हमारा आता है कैजुअल कॉलर्स. कैजुअल कॉलर्स generally the large organization maintain application file in which they keep all the pending applications. अब होता क्या है कि जब पिछली बार ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट करती है तो उसने बहुत सारे पीपल को इंड्यूस तो किया ही होता है, सो वो सारे के सारे एम्प्लॉयज को रिजेक्ट करने की बजाय कुछ एप्लीकेंट्स की फाइल अपने ड्रॉर में अपने पास संभाल कर रख लेती है, पेंडिंग एप्लीकेशंस अपने पास ही रख लेती है. विच द जॉब सीकर्स लीव विद द रिसेप्शन, या फिर वो जो रिसेप्शन पर जॉब्स छोड़कर जाते हैं, कि अगर आपके पास कोई भी कैंडिडेट आएगा और रिसेप्शन पे बोलेगा कि जब भी पास आपके ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी हो तो आप हमें प्रेफर कर सकते हैं. So, sometimes the application of suitable candidates who were not selected in the previous year selection process are also kept in the application file, जैसे मैंने आपको बताया. And this application file is considered a waiting list. ये वेटिंग लिस्ट होती है. सो वेन एवर देर इज अ जॉब वैकेंसी, सुटेबल कैंडिडेट्स फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट आर कॉल्ड, उनको फिर बुलाया जाता है. इससे होता क्या है, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग वर्कफोर्स इन कंपैरिजन टू अदर सोर्सेज. ये कि हमारे पास पहले से एप्लीकेशन थी तो हमारा एडवर्टीजमेंट का भी खर्चा नहीं लगता, कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग वर्कफोर्स हमारा कम रहता है.
नेक्स्ट हमारा आता है मीडिया एडवर्टाइजिंग। मीडिया एडवर्टाइजिंग, ये तो आपको नाम सुनकर ही पता लग गया होगा कि इस पे क्या किया है। द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर मेथड ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, सबसे कॉमन है और पॉपुलर मेथड भी है आज की वर्ल्ड में। So is advertising. So it may bring in flood of responsible responses and many times from quite unsuitable candidates. इससे क्या होता है कि कई बार बहुत सारे रिस्पॉन्स आते हैं जो जॉब्स के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होती है या जिस जॉब के लिए वैकेंसी दी होती है उससे हटकर भी कोई जॉब पोजीशन आती है। For example, for the job of an accountant, the advertisement can be given in the Chartered Accountant Journal, and for unskilled, lower rank, and skilled job position, advertisement can be given in local regional newspaper. हमें अगर कोई अकाउंटेंट की जॉब चाहिए हम चार्टर्ड अकाउंटेंट के जर्नल में देंगे, या हमें कोई अनस्किल्ड लोअर लेवल की चाहिए तो हम लोकल न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट अपनी दे सकते हैं। सो इट इज द मीडिया एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस कौन होते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक्सचेंजेस एक्ट्स एज अ मिडलमैन, जिनको जॉब चाहिए होती है और जिन ऑर्गेनाइजेशन को वर्कर्स चाहिए होते हैं, कैंडिडेट्स चाहिए होती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये एक्सचेंजेस उनके बीच एक मिडलमैन एज अ मिडलमैन एक्ट करती है। So they act as a middleman between job seekers जिनको job चाहिए होती है and organization that have vacant job positions. The job seekers leave their biodata and details of their qualification with the employment exchanges. वो इन employment exchanges के साथ अपनी सारी application file या biodata रख कर जाती है और organization जिनको कैंडिडेट्स की जरूरत होती है वो इन गवर्नमेंट एक्सचेंजेस को अप्रोच करती हैं और उनसे सूटेबल कैंडिडेट्स लेती हैं। The records of employment exchanges are often not up to date and many of the candidates offered by them may not be found suitable. अब कई बार ऐसा होता है कि जो एप्लीकेशन दी होती है कैंडिडेट्स ने वो काफी पुरानी हो चुकी होती है या फिर वो आउटडेटेड हो चुकी होती है, वैसे एम्प्लॉयज उनको चाहिए होते हैं वैसे नहीं होते। सो इसलिए ये ज्यादा मेथड हेल्पफुल नहीं रहता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। Placement agencies provide nationwide service of matching personnel, demand, and supply of workforce. These agencies analyze biodata and record from various job seekers and send them to suitable clients. ये भी कुछ गवर्नमेंट एक्सचेंजेस की तरह ही एक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं कि जिनको जॉब की जरूरत होती है उनसे अपना बायोडाटा मंगवाते हैं और जिनको ऑर्गेनाइजेशन को कैंडिडेट की जरूरत होती है उनको उन कैंडिडेट्स का बायोडाटा सेंड करते हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म्स हैव द ऑर्गेनाइजेशन टू रिक्रूट टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल पर्सनल एंड इवन एडवर्टीज द जॉब ऑन द बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट टू रिक्रूट द टाइप ऑफ पर्सनल। अब जहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में लोग खुद आकर अपना बायोडाटा रख कर जाते थे यहाँ, पर प्लेसमेंट एजेंसीज में वो क्या कर रहे होते हैं कि नए नए प्लेसमेंट एजेंसी खुद लोगों को ढूंढती है, खुद उनको अपना बायोडाटा कहती है कि अगर आपको जॉब की जरूरत हो तो आप अपना बायोडाटा यहाँ सेंड कर सकते हैं। सो इसमें आउटडेटेड पीपल नहीं होते, ऑर्गेनाइजेशन को जैसे चाहिए होते हैं टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल लोग मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट भी आपको इस बारे में काफी पता होगा। समटाइम्स द सीनियर मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विजिट प्रोफेशनल कॉलेजेस एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जहां पर भी हर साल जैसे कि डिग्रीज कंप्लीट होती हैं सबकी, फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं जो उनके कॉलेजेस विजिट करते हैं सीनियर मैनेजर्स और वहां से कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं। दिस टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट इज मोर कॉमन फॉर इंजीनियर्स, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स एंड एमबीएस। इन टाइप के कैंडिडेट्स के लिए कैंपस रिक्रूटमेंट एक बहुत ही अच्छा मेथड रहता है। द ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर फ्रेश ग्रेजुएट्स बिकॉज दे कैन बी मोल्डेड अकॉर्डिंग टू द रिक्रूटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट के साथ उनको वो अपना काम सिखा सकते हैं, पहले से उनका कोई पास एक्सपीरियंस नहीं होता है कि ऐसे ऐसे करना है। सेवंथ इज रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज। जो ऑर्गेनाइजेशन में पहले से एम्प्लॉयज होते हैं एक बार ऑर्गेनाइजेशन उनसे भी सजेशन लेती है कि अगर आप कोई एम्प्लॉय को रिकमेंड करना चाहे तो वो कर सकते हैं। Many firms encourage their employees to recommend the names of their relatives, friends, and other people known to fill the vacant job position. A type of preliminary screening
takes place because the present employees know both the company and the candidates. प्रेजेंट एम्प्लॉयज को ये भी पता होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसा हो रहा होता है, और उनको कैंडिडेट के बारे में भी पता होता है कि वो कितना कैपेबल है इस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर पाएगा या नहीं। एंड दे वुड ट्राई टू सेटिस्फाई बोथ, ये दोनों को ही सेटिस्फाई करने के लिए ये बेस्ट रिकमेंडेशन देंगे। अब प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, वो हम अपने सिलेक्शन की प्रोसेस में पढ़ेंगे कि यह होती क्या है। नेक्स्ट हम टॉपिक पर चलते हैं, एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। एडवर्टीजमेंट देना टेलीविजन पर कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये वेकेंट जॉब पोजीशन है, और उसके लिए जस्ट मीडिया को अप्रोच करना और टेलीविजन पर एडवर्टाइजमेंट करना। न्यू ट्रेंड इन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज टेलीकास्ट ऑन वेरियस चैनल्स रिगार्डिंग वेकेंट जॉब पोजीशन। दे टेलीकास्ट द रिक्रूटमेंट ऑफ द जॉब अलोंग विद द क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू अप्लाई। जो नेसेसरी होती है उसके लिए भी जो जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वो सब वो पोस्ट कर देते हैं टेलीविजन पे। वेब पब्लिशिंग, वेब पब्लिशिंग हम इंटरनेट पर कितनी सारी वेबसाइट्स होती हैं। On the internet, there are certain websites specifically designed for providing information regarding job seekers and companies which have vacant job position. जिनके पास ऑर्गेनाइजेशन के पास जॉब पोजीशन होती है और जो जॉब सीकर्स होते हैं, जो जॉब ढूंढ रहे होते हैं, उन वो दोनों ही अपना अपना बायोडाटा या अपनी रिक्वायरमेंट वेबसाइट पर पब्लिश कर लेते हैं, और जिनको चाहिए होती है वो फिर वो वेबसाइट विजिट करके देख लेते हैं। दे आर विजिटेड बाय बोथ बाय प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन सर्चिंग फॉर सुटेबल पीपल। यहाँ पर एंड आना है, वो वर्ड मिसिंग है। लास्ट हमारे आते हैं लेबर कंट्रैक्टर्स, ये बहुत इजी है। जैसे कि एक कंट्रैक्टर होता है, उसके पास हम जाते हैं कि हमें इतने लोगों की जरूरत है हमारे घर का काम करवाने के लिए। सो वो हमें लोग प्रोवाइड कर देता है कि ये लो आपको इतने चाहिए, 5 या 10 एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, इतने लेबर की रिक्वायरमेंट है, आप लेके जा सकते हैं उसके साथ कंट्रैक्ट करके। सो लेबर कंट्रैक्टर मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट्स विद लेबरर्स, उनके पास ऑब्वियसली क्लोज कांटेक्ट होते हैं लेबरर्स के, एंड दे कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स एट शॉर्ट नोटिस। बहुत थोड़े समय में वो हमें अपने लेबर को प्रोवाइड करके दे सकते हैं। वर्कर्स आर रिक्रूटेड थ्रू लेबर कंट्रैक्टर्स हु आर themselves the employees of the organization. If the contractor himself decides to leave the organization, all the workers employed through him will follow suit. अगर कंट्रैक्टर खुद ही ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना चाहता है, तो उसके साथ जितने भी वर्कर्स आए होंगे वो भी उसको ही फॉलो करेंगे, वो भी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रैक्टर के साथ ही जाएंगे। नेक्स्ट आता है अब हमारा छोटा सा डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस। इनका मीनिंग तो हम पढ़ ही चुके हैं कि क्या 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 होता है, कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही हमें रिक्रूटमेंट करनी है, और एक्सटर्नल की आउटसाइड सोर्सेज से करनी है। Making use of filled by vacant job position in the organization. External recruitment means making use of personnel outsiders to fill up the vacant job positions in the organization. ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग कौन सा होता है, इंटरनल सोर्सेज, और लेस टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्ट भी इसमें कम ही लगती है, जबकि एक्सटर्नल रिसोर्सेज आर मोर टाइम कंज्यूमिंग। इकोनॉमी, this process is lower economical as it does not involve any cost of something external. इसमें कॉस्ट बहुत कम लगती है, सो ये इकोनॉमिकल प्रोसेस है, और ये कॉस्टली प्रोसेस है क्योंकि हमने आउटसाइड एक्सटर्नल रिसोर्सेज लाने के लिए बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। क्वालिटी, देयर इज अ लिमिटेड चॉइस, हमारे पास चॉइस नहीं होती, जो अवेलेबल होता है उससे ही हमें अपना काम करना पड़ता है। बट इट प्रोवाइड्स अ वाइडर चॉइस, एक्सटर्नल ज्यादा चॉइस प्रोवाइड करते हैं हमें, बेस्ट क्वालिटी भी हम चूज कर सकते हैं, बेस्ट कैंडिडेट को चूज कर सकते हैं। इससे हमारा कंप्लीट होता है रिक्रूटमेंट। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पर, विच इज सिलेक्शन। सिलेक्शन हमने पढ़ा है कि जो रिक्रूटमेंट की होती है उनमें से एक बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना ही सिलेक्शन को कहते हैं। सो सिलेक्शन कैन बी डिफाइंड एज डिस्कवरिंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल द वेकेंट जॉब पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे कैंडिडेट जो सबसे सुटेबल कैंडिडेट होता है उसको सिलेक्ट करना ही सिलेक्शन प्रोसेस है। अब हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, कि सिलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेस आते हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस आता है, सो इसको सभी ने ध्यान से पढ़ना है। फर्स्ट हमारा पॉइंट आता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, जो हमने ऊपर भी एक वर्ड पढ़ा था प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। ये क्या होता है, इट इज डन टू एलिमिनेट
अनक्वालिफाइड एंड मिसफिट कैंडिडेट। अब पहले क्या होता है कि हमारे पास तो बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। हम सिर्फ ऊपर ऊपर से उनकी छांटी करते हैं और उनमें से देखते हैं कि कौन कौन सा जो है उसकी क्वालिफिकेशन सूटेबल नहीं है ये, या फिर ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिसफिट है। हम ऊपर से जो ऐसे छान के उनको अलग कर लेते हैं। सो दिस इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। सो उसको मिसफिट को कैसे, किसके बेस पर? ऑन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, जो उन्होंने एप्लीकेशन दी होती है उसके बेस पर। Preliminary interviews help reject misfits for reasons which didn't appear in the application form. Application form में ही जो हमें reasons नहीं दिखे जो हमें चाहिए थे, उससे ही हम उनको रिजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सिलेक्शन टेस्ट, जो कि थोड़े बहुत कैंडिडेट्स उसमें सिलेक्ट किए होते हैं, उन सब का होता है अब एक सिलेक्शन टेस्ट। सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। Organization prefer to conduct certain tests to find out the practical knowledge of the candidates, कि उनके पास practical knowledge कितनी है। The important tests used by the organization for this employees are these. सबसे पहला आता है इंटेलिजेंस टेस्ट। ये कौन सा होता है? The kind of psychological test is used to measure the level of the इंटेलिजेंस quotient of an individual. इंडिविजुअल का आईक्यू टेस्ट करने के लिए एक पूरा इंटेलिजेंस टेस्ट को प्रिपेयर किया जाता है। इट इज एन इंडिकेटर ऑफ जजिंग पर्सन लर्निंग एबिलिटी, कि वो कितनी जल्दी डिसीजंस ले सकता है और वो सिचुएशन में घबराता तो नहीं है, उसकी डिसीजन लेने की एबिलिटी या जजमेंट करने की एबिलिटी कितनी है। नेक्स्ट हमारा आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कि जो फाइंड किया जाता है उसकी पोटेंशियल लर्निंग को, कि वो कितना उसको पहले से आता है, और वो जो कैंडिडेट है वो फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा फ्यूचर की सिचुएशंस में। तो दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू जॉब इन द कैंडिडेट, कि वो कितनी जल्दी नई जॉब को सीख लेता है, नई कंडीशंस में ढल पाता है। दिस टेस्ट हेल्प्स टू नो हाउ द कैंडिडेट विल बी परफॉर्मिंग इन द फ्यूचर, कि वो फ्यूचर में कैसा परफॉर्म कर रहा होगा। नेक्स्ट आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में आता है कि इट इज डन टू फाइंड आउट द ह्यूमन बिहेवियर ऑफ द कैंडिडेट, कि वो कैसा बिहेव करता है। दिस टेस्ट रिलेट्स टू इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय। बेसिकली इसमें एम्प्लॉय के बारे में या कैंडिडेट के बारे में जानने के लिए उसका बिहेवियर कैसा है हर एक सिचुएशन के टवर्ड्स, ये जानने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रेड टेस्ट। सो दिस टेस्ट मेजर द एग्जिस्टिंग स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल, कि उसके पास एग्जिस्टिंग स्किल्स कितनी है, वो पहले से कितना जानता है। दिस इट हेल्प्स टू मेजर द लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ प्रोफेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग, जिसमें हम उसको रखने वाले हैं उसमें उसकी ट्रेनिंग या टेक्निकल कितनी नॉलेज है। लास्ट हमारा आता है इंटरेस्ट टेस्ट। ये टेस्ट किया जाता है फाइंड आउट करने के लिए कि उसका किस जॉब में ज्यादा इंटरेस्ट है। So this test is conducted to find out the type of job in which the candidate has more interest, as all people have fascination for some job than others. किसी का कुछ जॉब्स में फैसिनेशन ज्यादा होती है, किसी की कुछ में होती है, ये जॉब उसी को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। सो ये थे हमारे 5 टाइप के टेस्ट, जिसमें सबसे पहला आता है इंटेलिजेंस टेस्ट, जो कि कैंडिडेट की आईक्यू को चेक करने के लिए किया जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि उसकी फ्यूचर लर्निंग हो, कि वो किसी सिचुएशन में नया कितनी जल्दी में लर्न कर रहा है, उसको सीखने के लिए किया जाता है। पर्सनैलिटी टेस्ट, उसके ह्यूमन बिहेवियर को जानने के लिए। ट्रेड टेस्ट, उसकी एग्जिस्टिंग स्किल्स को जानने के लिए। और इंटरेस्ट टेस्ट, उसका किस जॉब में ज्यादा इंटरेस्ट है उसको जानने के लिए किया जाता है। अब जब ये टेस्ट, सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गई और उसके बाद जो कैंडिडेट सिलेक्ट किए थे उनके टेस्ट भी सारे हो गए 5 के 5। नेक्स्ट फिर हमारा आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। फिर उन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया जाता है। द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फॉर द टेस्ट आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। जिन्होंने टेस्ट क्लियर कर लिए होते हैं उनको फिर इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू इज अ फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन, पूरी इन डेप्थ कन्वर्सेशन होती है to evaluate the applicant's suitability for the job. The role of the interviews is to seek information, then that of an interview is to provide the same. इंटरव्यूअर का क्या काम होता है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जो इंटरव्यू दे रहा है, और जो इंटरव्यू दे रहा है जो कि इंटरव्यू ही होता है, उसका काम होता है सेम इंफॉर्मेशन जो कही गई है उसको प्रोवाइड करना। The interview has many advantages over a return test because in return
In interview, you can find out the confidence level of the candidates along with his professional knowledge. हम ये भी देख सकते हैं कि कितना confident है हर एक job में. So guys, that was it for today's part. अब हम अपना next का जो selection process बचा है उसको next part में cover करेंगे. So till then, like the video and share as much as you can.